जितने भी हाई कोर्ट है उसके अपने अपने रूल्स हैं, वो अपने अपने फॉर्म्स निकालते हैं, उनका अपना काम करने का तरीका है। उसी तरह से क्योंकि GST-80 इज ए इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड इट इज the circulars etc are not binding on the GST appellate tribunal, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये ऑटोनोमस है, इसीलिए इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। Welcome to Tax by KK. Join our channel to master 250 hours of GST at rupees 199 per month. तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, आज के सेशन में आपका सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कर रहे हैं GST-80 प्रोसीजर, GST अपीलेट ट्रिब्यूनल के जो प्रोसीजर्स हैं वो कर रहे हैं। तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। पहले हम लोग बता दें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अपील्स एंड प्रोविजंस का, जिसमें सेक्शंस हैं 80-80 से रिलेटेड, GST-80 से रिलेटेड, जहां पर सेक्शन 109 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड बेंचेस, 110 अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स, 111 कहता है प्रोसीजर बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल, सेक्शन 112 कहता है अपील्स टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल, 113 कहता है ऑर्डर्स ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड 114 फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो मैं ये अभी फिलहाल ये मान के चल रहा हूं कि हमने ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है, ये सेक्शन 109 से लेकर 114 तक। मैं इसका लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कुछ प्रोविजंस इसका पढ़ूंगा जो GST-80 ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग रिलेवेंट है। आइए, अपील्स टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल, सेक्शन 109, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड बेंचेस देयरऑफ, द गवर्नमेंट शैल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन established with effect from such date as may be specified। तो ये जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है जो बना हुआ है बाय नोटिफिकेशन, मैं आपको दिखलाता हूं। पहला नोटिफिकेशन आया था 31 जुलाई 2024 को। अच्छा, बेंचेस कितने हैं? प्रिंसिपल बेंच, और हर एक स्टेट में अपने अपने स्टेट बेंच होंगे, उनमें टेक्निकल मेंबर और जुडिशियल मेंबर होंगे। करेक्ट है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, ये लिखे हुए नंबर ऑफ बेंचेस कितने। प्रिंसिपल बेंच एक ही है, वो है दिल्ली में, और बाकी स्टेट बेंचेस कहां होंगे और कितने होंगे ये डिटेल लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में 3 होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, और ये सर्किट बेंचेस है मोस्ट प्रोबेबली, ये ऊपर वाला यस, सिटिंग और सर्किट बेंचेस जो टेम्पोररी बेसिस पे वहां पर बैठ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ केसेस। इसके बाद इस वाराणसी में, गाजियाबाद में कौन कौन से इनका जुरिडिक्शन क्या होगा, तो उसके लिए एक और नोटिफिकेशन निकाला उन्होंने, ये वाला 26 नवंबर 2024। और यहां पर जैसे आंध्र प्रदेश में एक ही होगा, कहां बैठा होगा? विजयवाड़ा में, और उसका जुरिडिक्शन कहां होगा, तो वो सारा जुरिडिक्शन लिख दिया डिस्ट्रिक्ट वाइज। और टेम्पोररी बेसिस पे दे विल आल्सो सिट एट विशाखापट्टनम, जिसका जुरिडिक्शन ये है। इस तरह से है। बिहार पटना में सिंगल है, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट ऑफ बिहार। छत्तीसगढ़ रायपुर, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। दिल्ली ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ द एनसीटी ऑफ दिल्ली, और यहां कोई टेम्पोररी बेंच भी नहीं है। गुजरात, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, तो अहमदाबाद 3 होने चाहिए ना, सूरत 2 है, अहमदाबाद एंड सूरत। तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि कौन से बेंच में आपका अपील जाने वाला है। झारखंड, रांची एक ही है, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र एंड गोवा में 3 है, इस तरह से है। इसके बाद अब एक और नोटिफिकेशन आया, ये वाला, ये सेक्शन 111 में आया, और 111 में लिखा हुआ है कि GST-80 विल रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर्स। जैसे हाई कोर्ट के अपने अपना, जितने भी हाई कोर्ट है उसके अपने अपने रूल्स हैं, वो अपने अपने फॉर्म्स निकालते हैं, उनका अपना काम करने का तरीका है। उसी तरह से क्योंकि GST-80 इज ए इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड इट इज द सर्कुलर्स एक्सेट्रा आर नॉट बाइंडिंग ऑन द GST अपीलेट ट्रिब्यूनल, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये ऑटोनोमस है, इसीलिए इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो उन्होंने निकाल दिए। जो यही रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग को पढ़ने भी, लेकिन सेक्शन जानना बहुत जरूरी है। तो सेक्शन 109, इसके बाद 109 में जो लिखा हुआ था वो बताता हूँ। GST-80 प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली, कितने मेंबर्स होंगे? 4, जिसमें से एक प्रेसिडेंट, फिर जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल सेंटर, टेक्निकल स्टेट, और जुडिशियल मेंबर का क्वालिफिकेशन क्या होगा वो यहां लिखा हुआ है। फिर स्टेट बेंच में टू बी सेटअप ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट्स, 4 मेंबर होंगे, वाइस प्रेसिडेंट, जुडिशियल मेंबर एक सेलेक्ट कर लिया जाएगा, जुडिशियल 2 टेक्निकल। हियरिंग प्रिंसिपल बेंच, प्लेस ऑफ सप्लाई का है, वेयर वन ऑफ द क्वेश्चन इन्वॉल्व इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, तो हियरिंग प्रिंसिपल बेंच में होगी।
बाकी स्टेट बेंच में जाएगा। स्टेट बेंच में अगर सिर्फ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है एंड टैक्स पेनल्टी और फी अप टू 50,000 है तो सिंगल टेक्निकल मेंबर हियर करेगा। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level. फैक्ट है एंड टैक्स आईटीसी पेनल्टी और फी एक्सीड्स 50,000 तो 1 जुडिशियल मेंबर एंड 1 टेक्निकल मेंबर। क्वेश्चन ऑफ लॉ है एनी अमाउंट इन्वॉल्व तो 1 जुडिशियल मेंबर एंड 1 टेक्निकल मेंबर। इस तरह से सेक्शन 110 इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा 110 में लिखा हुआ है। मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म एक चार्ट बनाया हुआ है। तो ये लोग एक सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी बना रहे हैं जहां पर ये टेक्निकल मेंबर का अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर दिया हुआ है, जुडिशियल मेंबर सेंटर या स्टेट या टेक्निकल मेंबर सेंटर का इनका अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग जा नहीं रहे। अब हम लोग आते हैं जीएसटी 80 में कौन सा अपील जाएंगे। तो ऑर्डर बाय अपीलेट अथॉरिटी जो APL 04 से आता है या ऑर्डर बाय रिविजनल अथॉरिटी, ये इस 80 में जाने के लिए यू हैव टू फिल द फॉर्म APL 05। APL 05 जब GST 80 में जाएगा तो GST 80 प्रेसिडेंट विल डिसाइड कहां जाना है। अगर इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई तो प्रिंसिपल बेंच में चला जाएगा, और इफ इट इन्वॉल्व्स अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई तो स्टेट बेंच में। और कितने मेंबर हियर करेंगे, टेक्निकल मेंबर या 1 टेक्निकल 1 जुडिशियल, तो वो सब प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे और वो स्टेट बेंच में जाएगा। स्टेट बेंच से हारते हैं तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से हारते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, प्रिंसिपल बेंच से अगर हारते हैं तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। फिर ये 111 प्रोसीजर बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब यहां पर देखिए द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल नॉट while disposing of any proceeding before it or an appeal before it be bound by the procedure laid down in Code of Civil Procedure 1908, but shall be guided by the principles of natural justice and subject to other provisions of this act and the rules made therein. The appellate tribunal shall have the power to regulate its own procedure. यहाँ पर देखिए आप कहीं नहीं लिखा हुआ on the recommendation of the GST Council etc. They have just written they will be guided by the they shall have the power to regulate its own procedures. तो ये जो हमने आपको अभी दिखलाया, ये जो नोटिफिकेशन है वो सेक्शन 111 के अकॉर्डिंग आया है। इसके बाद तो ये बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं, ये छोटा सा सेक्शन है। एंड 114 फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल, अपील्स टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल, कैसे कैसे जाएगा, कितने महीने के अंदर अपील फाइल करना, वो सब चीजें लिखी हुई है। 10% ऑफ द प्री डिपॉजिट अमाउंट, मैक्सिमम कितना है 20 करोड़ है, ये सारी कहानी लिखी हुई है आप लोग। और इसमें अपील को रिड्यूस करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए इन्होंने एक कुछ निकाला था, क्या नाम था उसका, वो भी चीज ध्यान में होनी चाहिए आपको। याद है आपको? डायरेक्ट नहीं, 10 करोड़ से ज्यादा का अगर है तो आप अपील नहीं फाइल कर सकते, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं कर सकता ना सर। हाँ, वो कहाँ लिखा हुआ था, यही है, हाँ ये रहा। रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट लिटिगेशन, फिक्सिंग मॉनेटरी लिमिट्स फॉर फाइलिंग अपील्स और एप्लीकेशन बाय द डिपार्टमेंट बिफोर GST 80, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ये सर्कुलर नंबर 207 डेटेड 26 जून 2024। एप्लेट फॉर मॉनेटरी लिमिट 20 लाख, हाई कोर्ट 1 करोड़ और सुप्रीम कोर्ट 2 करोड़, यानी कि इससे इतने रुपए से ज्यादा है। मान लीजिए इसका मतलब सिंपल है, कमिश्नर अपील्स में कोई केस है और उसका मॉनेटरी लिमिट मान लीजिए 10 लाख है, वहां से आप केस जीत जाते हैं तो फिर डिपार्टमेंट GST 80 में अपील फाइल नहीं कर सकता। बस सिंपल सा मतलब यही है। इन सब के पीछे याद रखिएगा एक्सेप्शंस हैं, इसके हम लोग सेपरेट सेशंस हमने लिया था इस सर्कुलर का, जिसका वीडियो हमने YouTube में भी अपलोड किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना जब हम लोग वो प्रोसीजर अभी पढ़ने वाले हैं। ये देखिए एक्सक्लूजन एक्सेप्शंस। अब यहां तक किसी को कुछ पूछना है या कहना तो प्लीज मोस्ट वेलकम। बेस बनाई दिया है, ओके। तो स्टार्ट रीडिंग दिस वन बाय वन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन नंबर पता नहीं कहाँ होता है, ये डेटेड 24th April 2025, section 111, the GST appellate tribunal hereby makes the following rules। देखो कौन बना रहा है, GST appellate tribunal hereby makes the following rules
फॉर रेगुलेटिंग द प्रोसीजर एंड फंक्शनिंग ऑफ द जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल नेमली। इसमें कई सारे चैप्टर्स है, ये इसका इंडेक्स भी हमने बनाया था, वो इंडेक्स हमने लिया नहीं है, वो इंडेक्स लेना होगा। इसका इंडेक्स कहाँ, चलिए ऐसे ही देख लेते हैं। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, जिसमें डेफिनेशन ये सब दिया हुआ है। उसके बाद चैप्टर 2 में पावर्स एंड फंक्शंस, यानी किस जीएसटी 80 के पावर्स और उनको क्या क्या फंक्शन करना है उसके बारे में लिखा हुआ है। चैप्टर 3 में इंस्टीट्यूशन ऑफ अपील्स प्रोसीजर, और इसका सेक्शन आपको याद ही है, कौन सा सेक्शन से रिलेटेड था? प्रोसीजर फॉर अपील, सेक्शन 111। तो ये हम लोग को सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, रूल्स में क्या लिखा हुआ है, वो सब पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है कॉज लिस्ट, कि जब आप अपील फाइल करेंगे तो जो जीएसटी 80 है वो पूरा एक कॉज लिस्ट बनाएगा। कॉज लिस्ट के बेसिस पे ही वो आपको डेट और टाइम ऑफ हियरिंग देगा। ये आप कोई भी हाई कोर्ट के वेबसाइट में जाएंगे तो भी ऐसे ही होता है। मान लीजिए सर वेबसाइट काम कर रही है कि अभी भी बंद है पता नहीं, जीएसटी 80 की? एक बार देख लेता हूँ, करेक्ट, वो भी वेबसाइट भी देख लेता हूँ। जीएसटी 80 ना, क्या है वेबसाइट का नाम? ये रहा, केस स्टेटस, केस वाइज, ऑर्डर वाइज, इसमें नहीं लिखा हुआ है झारखंड हाई कोर्ट में। ये देखिए कॉज लिस्ट, केस स्टेटस। कॉज लिस्ट में ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक सीएनआर फाइल नंबर मिलता है, ये वाला। ये फाइल नंबर लिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका केस कब लिस्टिंग हुआ है, किस बेंच के पास लिस्टिंग हुआ है, वो सारा डिटेल मिल जाता है आपको यहाँ। तो उसी तरह से कॉज लिस्ट, अब कॉज लिस्ट बनाने का भी उन्होंने प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं, वही हम लोग को देखना है। ये साइट कैनॉट बी रीच लिखा रहा है जीएसटी 80 का। चलिए वापस आते हैं। Cause list, hearing of appeal, record of proceedings, maintenance of registers, inspection of records, appearance of authorized representative, affidavits, discovery, production and return of documents, examination of witnesses and issue of commissions, disposal of cases and pronouncement of orders, electronic filing and processing of appeals and conduct of proceedings in the appellate tribunal in hybrid mode, miscellaneous. तो दिस इज कंप्लीट। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे तभी माइंड के अंदर बैठेगा। शॉर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट, दीज रूल्स में बी कॉल्ड द जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल प्रोसीजर रूल्स 2025। These rules shall come into force on the date of their publication in the official gazette। तो ये क्या, 24 अप्रैल 25 को ये इफेक्टिव हो गया। डेफिनेशन, एक्ट मीन्स सीजीएसटी एक्ट, स्टेट जीएसटी एक्ट और यूटी जीएसटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होगा? जो आपके प्रॉपर ऑफिसर्स हैं, जो डीआरसी 07 का ऑर्डर निकालते हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल डीआरसी 07 हुआ या फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का ऑर्डर हुआ जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है, वैसे भी ऑर्डर वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी निकाल देते हैं, यानी कि सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर एक्सेट्रा। अपीलेट ट्रिब्यूनल तो ये वाला जो 109 में स्टैब्लिश्ड है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव इन रिलेशन टू एनी प्रोसीडिंग बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल मीन्स, तो a person duly appointed by the central government or by the concerned state governments or by an officer duly authorized in this behalf as authorized representative to appear, plead and act for the commissioner in such proceeding। लेकिन जब हम और आप अपीयर होंगे तो ये लिख रहे हैं a person authorized in writing और through a वकालतनामा, तो जो एडवोकेट है थ्रू वकालतनामा, duly stamped by a party to present his case before the appellate tribunal। तो ये स्टाम्पिंग जरूरी है, सिर्फ सिग्नेचर नहीं, duly stamped by a party to present his case before the appellate tribunal as provided under section 116 of the act to appear, plead or act on his behalf in such proceedings। 116 में क्या लिखा हुआ है? Who can be authorized representative। authorized representative मतलब है, सर स्टाम्प पर देना होगा जो अथॉराइज रिप्रेजेंटेटिव है, बता दे। हाँ, जो जिनकी लिस्ट उसमें दिया हुआ है कौन कौन अपीयर होंगे। एक मिनट, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, अपीयरेंस बाय ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, सेक्शन 116। अरे तो इसमें जो अपीयर हो सकते हैं, देखिए इज रिलेटिव और रेगुलर एम्प्लॉय, उसकी क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है, दे कैन अपीयर। एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ द कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट जिसका एक्सपीरियंस कुछ इतना है। एनी पर्सन हु हैज been authorized to act as goods and services tax practitioner on behalf of the concerned registered person। तो जिन्होंने, जो कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट नहीं है, लेकिन जिन्होंने जीएसटी प्रैक्टिशनर का एग्जाम पास किया हुआ है, वो भी अपीयर हो सकता है। लेकिन अगर जो ये नहीं है,
और जीएसटी प्रैक्टिशनर का एग्जाम भी पास नहीं हुआ है तो वो यहाँ अपीयर नहीं हो सकते। वापस आते हैं। बेंच मीन्स द बेंच ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल रेफर टू इन सेक्शन 109 और कितने बेंच है? प्रिंसिपल बेंच, 2 bench principal bench at New Delhi and 31 state benches located at 44 different locations. Certified copy means the original copy of the order or the documents received by the party or a copy thereof duly authenticated by the concerned department or a copy duly authenticated by the authorized representative of the appellant or the respondent. अब जैसे आपका ऑर्डर जीएसटी पोर्टल पे ऑलरेडी है, क्या उसको भी सर्टिफाई करना पड़ेगा? तो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, उसको सर्टिफाई करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो पोर्टल पे आया हुआ है। लेकिन पोर्टल पे नहीं आया हुआ है देन आई थिंक दैट हैज टू बी सर्टिफाइड, बट विल सी द रूल्स। सीजीएसटी फॉर्म में फॉर्म प्रिस्क्राइब अंडर द रूल्स, 2 तरह के फॉर्म है, फॉर्म 01 और सीडीआर फॉर्म। जीएसटी 80 पोर्टल एक अलग पोर्टल बनेगा, अभी हमने खोल के देखा, खुल नहीं रहा है। Interlocutory application means an application to the appellate tribunal in any appeal or proceeding already instituted in such appellate tribunal other than a proceeding for execution of the order. तो ये आप अपील ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, उसके बीच में अगर बाई चांस आपको कुछ स्टे लेना है या कुछ और प्रोसीजर है तो उसके लिए आपको इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन देना। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level. Member means a member of the appellate tribunal, includes the president and vice president. Party means a person who prefers an appeal or an application before the appellate tribunal and includes respondent. Specified means as specified by or under these rules. President means president. Principal bench means the principal bench constituted in accordance with subsection 3 of 109. 109 subsection 3 में लिखा हुआ है the government shall by notification and they have principal bench of the appellate tribunal at New Delhi, जहां पर एक प्रेसिडेंट, जुडिशियल मेंबर, और ये जो प्रेसिडेंट है वो भी जुडिशियल मेंबर ही होगा, तो 2 जुडिशियल मेंबर और 2 टेक्निकल मेंबर। रूल्स मींस सीजीएसटी वगैरह वगैरह, सेक्शन मींस सेक्शन ऑफ द एक्ट, एसजीएसटी मींस स्टेट बेंच। 109 subsection 4 on the request of the state the government may by notification constitute such number of state benches at such places and with such jurisdiction as may be recommended। तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन आया है वो मैं आपको ऑलरेडी दिखला चुका हूँ, ये वाला। किस डेट का है नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन डेटेड 26 नवंबर 2024। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पेपर नोटिफिकेशन डेटेड 26। द सीनियर मोस्ट जुडिशियल मेंबर विद इन द स्टेट बेंचेस, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखलाया भी था, 2 जुडिशियल 2 टेक्निकल। ये जो जुडिशियल मेंबर है उसी में से कोई वाइस प्रेसिडेंट होगा, इसमें जो जुडिशियल मेंबर है वही प्रेसिडेंट होगा। टेक्निकल मेंबर कभी भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो सकता है। और हमने काफी डिस्कशन किया था कि व्हाई जुडिशियल मेंबर इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लॉ। टेक्निकल मेंबर आर एक्सपर्ट इन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, बट जहां इंटरप्रिटेशन की बात आती है वहां जुडिशियल मेंबर ही इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ लॉ कौन डिसाइड करेगा। अब हियरिंग में भी देखिए अप टू 50,000 सिंगल टेक्निकल मेंबर है, यानी कि जो आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही आप एक्सपेक्टेशन कमिश्नर अपील से भी कर सकते हैं। उसी तरह का एक्सपेक्टेशन आप जब ट्रिब्यूनल में जाएंगे टेक्निकल मेंबर से ही कर पाएंगे, क्योंकि ये सारा का सारा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। लेकिन आपको एक ही एडवांटेज है कि ट्रिब्यूनल मेंबर में जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, सर्कुलर्स आर नॉट बाइंडिंग, तो मे बी यू विल गेट द जस्टिस हियर। और दूसरा, अगर यहां से जीत जाते हैं तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट विल नॉट फाइल अपील फर्दर बिकॉज ऑफ द मॉनेटरी लिमिट, वो 20 लाख की। तो ये सब स्ट्रैटेजी यू शुड नो बिफोर यू डिसाइड whether you should go for appeal to the tribunal or not. ठीक है। Powers and functions, computation of time period, where a period is prescribed by the act or the rules or these rules or under any other law or is fixed by the appellate tribunal for doing any act। अब ये appellate tribunal में जाने के लिए जो अपील का पीरियड है वो कितना है? हेलो, क्या पीरियड? अब आप रिस्पॉन्स करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, प्लीज। 3 months है फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ APL 4।
APL 4। अब इसमें जो लिखा हुआ है, अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर द रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी, इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग 3 months। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर सेक्शन, कौन सा सेक्शन है, 112 लिख देते हैं और यहां लिख देते हैं 3 months from the date of APL 04 or the rules or these rules this in computing the time the day from which the set period is to be reckoned shall be excluded। यानी कि APL 04 में जो डेट है, मान लीजिए 29 तारीख है तो 29 तारीख को एक्सक्लूड करके, and if the last date expires on a day when the office of the appellate tribunal is closed, that day and any succeeding day or days on which appellate tribunal remains closed shall also be excluded। ये क्यों लिख रहे हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जब आपको अपील ऑनलाइन ही फाइल करना है तो छुट्टी के दिन भी फाइल हो सकता है, बट इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कि दे आर सेइंग कि जो अगर 3 महीने एक्सपायर होने के बाद वो दिन छुट्टी पड़ती है तो वो दिन को छोड़ के, मान लीजिए संडे पड़ता है तो मंडे हो जाएगा। ऐसा कुछ भी आपके जब कमिश्नर अपील में जब अपील फाइल करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जब शोकॉज नोटिस का आप रिप्लाई देते हैं 30 डेज का टाइम है, वहां भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो व्हाई दे हैव रिटर्न हियर, ये फाइलिंग में ये वाला सर काउंट करना है ऐसे। हाँ, ये क्यों लिख रहे हैं, ये जब अपील मान लीजिए मैनुअल जाना है तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये ठीक है, लेकिन अपील जब ऑनलाइन ही जाना है फिर ये लिखने का क्या मतलब बना। सर जीएसटी नंबर और कुछ सरकारी डिपार्टमेंट भी होते हैं, यदि उनके यहाँ उनको अपील करनी है और उस दिन संडे हुआ 90 दिन, तो मंडे जब वर्किंग चालू होगी तो मे भी उनके लिए भी हो सकता है सर। करेक्ट, ठीक बात। चलिए आगे पढ़ते हैं, फिर पता लगेगा। तो फॉर्मेट इसी तरह हाँ जी, हियरिंग का भी ऐसे ही डेट होगा, नेक्स्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। नहीं हियरिंग का डेट तो छुट्टी के दिन देंगे भी नहीं ना। हाँ, छुट्टी तो इनका पहले से आ जाता है कि साल शुरू होने से पहले। फॉर्मेट ऑफ ऑर्डर और डायरेक्शन और रूलिंग, एवरी रूलिंग डायरेक्शन ऑर्डर समन्स, देखिए रूलिंग डायरेक्शन ऑर्डर समन्स वारंट और अदर मैंडेटरी प्रोसेस shall be issued by the appellate tribunal in the name of the president or the member and shall be signed by the registrar or any other officer specifically authorized in that behalf by the president। अब ये कैसे पता लगेगा whether that person has been authorized or not? With the day, month and year of signing and shall be sealed with the official seal of the appellate tribunal where physical copy of such ruling, direction, order, summon, warrant or other mandatory process is issued। So this process will be followed only when the physical copy of such ruling is there, not otherwise। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, समन, वारंट और अदर मैंडेटरी प्रोसेस। ऑर्डर तो मान लेते ऑनलाइन आ ही रहा है, लेकिन समन और वारंट फिजिकल ही आएगा। shall be issued by the appellate tribunal in the name of the president or the member and shall be signed by the registrar or any other officer specifically authorized in that behalf by the president with the day, month and year of signing and shall be sealed with the official seal of the appellate tribunal where physical copy of such ruling, direction, order, summon, warrant or other mandatory process is issued। चलिए, anyone? Chali। Official seal of the appellate tribunal, the official seal and emblem of the appellate tribunal shall be such as the president may from time to time specify and shall be in the custody of the registrar। तो रजिस्ट्रार तो जितने जगह बेंचेस हैं उतने जगह होंगे तो उतने ज्यादा सील भी होंगे। Custody of the record, the registrar shall have the custody of the records of the appellate tribunal and no record or document filed in any case or matter shall be allowed to be taken out of the custody of the appellate tribunal without the leave of the appellate tribunal, provided that the registrar may allow other officer of the appellate tribunal to remove any official paper record for administrative purposes from the appellate tribunal। ठीक है, सिटिंग ऑफ, लेकिन ये सब आपको मुझे लगता है कि ऑन एप्लीकेशन ऑफ सर्टन फीस यू कैन एग्जामिन इट। अपने ही रिकॉर्ड एग्जामिन करेंगे, किसी और के रिकॉर्ड आप एग्जामिन नहीं कर पाएंगे। Sitting of bench, a bench shall hold its sitting at the location notified by the central government और वो नोटिफिकेशन नंबर कौन सा है, रेफर नोटिफिकेशन डेटेड 26 नवंबर 2024। ये सब जो सम्मन है, हाँ, ये पुराने लॉ के हिसाब से ही आएगा क्या, सीपीसी से? मतलब जैसे फिर नया लॉ बना बीएनएस और बीएनएनएस, ये पुराने वाला? नहीं, इन्होंने समन का एक फॉर्म बनाया हुआ है, मैं दिखलाता हूँ। वो सीपीसी 1908 का ही लिखा हुआ है सर।
उसी से है। हाँ, ये लोग ने चेंज नहीं किया, मतलब इनको नया लॉ लिखना चाहिए था, पुराना लॉ क्यों लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है। जी वही। और समन का फॉर्मेट इन्होंने, ये देखिए समन का फॉर्मेट दिया हुआ है, वेयर एज द appellate tribunal suo motu or on consideration of the request made by Sri this having been satisfied that the production of the following documents or records under your control or custody is necessary for proper decision of the case, you are hereby directed to cause production of the said documents or records before this tribunal, forward duly authenticated copies thereof on or before this, enter description of documents by order of the appellate tribunal registrar. Sitting hours of the appellate tribunal, the sitting hours of the appellate tribunal shall ordinarily be from 10:30 am to 1:30 pm, from 2:30 pm to 4:30 pm, subject to any order made by the president, and this shall not prevent the appellate tribunal to extend its sitting as it deems fit. Working hours of office, the administrative office of the appellate tribunal shall remain open on all working days from 9:30 am to 6 pm. तो इसमें ये सैटरडे संडे इंक्लूडेड, सैटरडे इंक्लूडेड है या नहीं है, वर्किंग डेज का मतलब कहाँ है। Inherent powers, nothing in these rules shall deem to limit or otherwise affect the inherent powers of the appellate tribunal to make such orders or to give such direction as may be necessary for meeting the ends of justice or to prevent abuse of the process of the appellate tribunal. मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप पावर्स ऑफ द appellate tribunal देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ था ना पावर्स, इसमें कुछ पावर्स लिखे हुए हैं, ऑर्डर्स ऑफ द appellate tribunal। ये देखिए, मैं इसको सेक्शन 113 यहाँ लिख देता हूँ और ये पढ़ते हैं। देखिए क्या क्या पावर्स हैं ऑलरेडी जो सब्सटैंटिव प्रोविजंस में दिया हुआ है। द appellate tribunal may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such orders thereon as it thinks fit। यहाँ APL 04 नहीं होना चाहिए था। ये ऑर्डर किस फॉर्म में फाइल करेंगे, इनका कोई फॉर्म ही नहीं है ऑर्डर पास करने का। क्या APL 05 में अपील फाइल कर रहे हैं, APL 06 में क्रॉस ऑब्जेक्शन आप फाइल कर रहे हैं, एप्लीकेशन टू द appellate tribunal अंडर 112 APL 0। सर APL 04 में ही होना चाहिए सर, वो भी क्या चीज सर APL 04 में ही होना चाहिए ट्रिब्यूनल का ऑर्डर भी। अच्छा, फिर देखते हैं। हाँ, सारा APL 04 ही है। ओके, समरी ऑफ द डिमांड ऑर्डर आफ्टर इश्यू ऑफ ऑर्डर बाय द appellate ऑथोरिटी, रिविजनल ऑथोरिटी, ट्रिब्यूनल और कोर्ट। ओके ओके, यस। तो इसका मतलब APL 04 मतलब APL 04 पास बाय कमिश्नर अपील, APL 04 पास बाय ट्राइब्यूनल, APL 04 पास बाय रिविजनल अथॉरिटी, APL 04 पास बाय हाई कोर्ट, APL 04 पास बाय सुप्रीम कोर्ट। तो APL 04 इसका ट्राइब्यूनल इशू नहीं करेगा, APL 04 एक अपना ऑर्डर इशू करेगा, उसके बाद जो जुरिडिक्शनल अथॉरिटी है वो APL 04 बना रहा होगा, बिकॉज इट इज नॉट द ऑर्डर, इट इज द समरी ऑफ द डिमांड ऑर्डर आफ्टर इश्यू ऑफ द ऑर्डर by the appellate authority, revisional authority, tribunal और court। क्या कहते हैं आप? See rules 109B 113 115। सर लास्ट में साइन किसका है देख लीजिए, पता चलेगा। हाँ, ये बात भी ठीक बोल रहे हैं आप। हाँ सर, ये देखिए जुरिडिक्शनल ऑफिसर का साइन। हाँ सर, हाँ सर। तो इसका मतलब ऑर्डर विल बी पास, डिटेल ऑर्डर विल बी पास, उसके लिए कोई फॉर्म नहीं है। जैसे जुडिशियल अथॉरिटी जब डिटेल ऑर्डर पास करता तो DRC 07 और समरी ऑफ DRC, तो जो डिटेल ऑर्डर पास कर रहा है एक तरह से उसका कोई फॉर्म नहीं है, डिटेल ऑर्डर पास हुआ और समरी इशू करना है उसके बेसिस पे। लेकिन हमने देखा है APL 04 उसी में समरी भी होता है, उसी में डिटेल ऑर्डर भी होता है जनरली। हाँ, जो देखा गया है CBIC 109B 113 115 याद रखिएगा। पहले मैं 109 में चलता हूँ। रूल 109B, notice to person and order of revisional authority in case of revision, where the revisional authority decide to pass an order in revision under section 108 which is likely to affect the person adversely, the revisional authority shall serve on him a notice in RVN 01 and shall give him a reasonable opportunity of being heard. The revisional authority shall, along with its order under this, issue a summary of the order in APL 04 clearly indicating the final amount of demand confirmed। अब देखिए ये APL 04 रिविजनल अथॉरिटी इशू कर रहा है। अब 113 में आते हैं, ऑर्डर ऑफ द appellate authority और appellate tribunal, the appellate authority shall along with its order under subsection 11 of 107 issue a summary of the order in APL 04 clearly indicating the final amount of the demand confirmed। तो appellate authority ही डिटेल ऑर्डर बना रहा है, appellate authority ही APL 04 बना रहा है। The jurisdictional officer shall issue a statement in APL 04 clearly indicating the final amount of demand confirmed by the appellate tribunal। यानी कि अगर appellate tribunal अगर ऑर्डर पास कर रहा है तो फिर jurisdictional officer APL 04 बना रहा है, करेक्ट है। 115 demand confirmed by court, the jurisdictional officer shall issue a statement in APL 04। अगेन
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तब भी जुरिडिक्शनल ऑफिसर ही कर रहा है। The appellate tribunal, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such orders. यहाँ APL 04 नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए detailed order passed by GST 80 and APL 04. करेक्ट है ये प्रतीक? यस सर। ठीक है। Thereon as it thinks fit, confirming, modifying और annulling. हम लोग पावर्स पढ़ रहे ट्रिब्यूनल का। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just for $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level. The decision or order appealed against or may refer the case back to appellate authority, remand back का भी power है, revision authority or to the original adjudicating authority with such direction as it may think fit for a fresh adjudication or decision after taking additional evidence if necessary. ये बहुत इंपॉर्टेंट है additional evidence, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा ट्राइब्यूनल में केस फाइल करने का तरीका और अपीलेट अथॉरिटी या में केस फाइल करने का तरीका बिल्कुल अलग है। एडिशनल एविडेंस अगर आप अटैच नहीं भी करते तो आप बाद में जाके अपीलेट अथॉरिटी को दिखला देते हैं। आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं, उसके साथ बहुत सारा अटैचमेंट होता है, यू डोंट अटैच इट बट यू शो इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन ट्राइब्यूनल में they want that every kind of evidence should be attached with the application. If you don't do it, they will not admit it. अब कहानी ये आई, ये सब हमने पढ़ा कि क्या क्या हो सकता है। रुक जाइए। The appellate tribunal may amend any order passed by it. इसको हटाते हैं। The appellate tribunal shall, as far as possible, hear and decide every appeal within a period of 1 year from the date on which it is filed. यहाँ पर from the date as specified in APL 05 नहीं, APL 05 में we file एप्लीकेशन, फिर एक्नॉलेजमेंट आता है या नहीं आता है? जैसे APL 02 आता है, दैट इज एन एक्नॉलेजमेंट दैट APL 01 इज फाइल्ड। अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल जब आप फाइल करते हैं तो कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आता। एक्नॉलेजमेंट मुझे लगता है एक्नॉलेजमेंट का फॉर्म ये लोग अलग से बनाएंगे, एक्नॉलेजमेंट का फॉर्म अलग से बनाएंगे। देखते हैं। ये तो इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन है, ऑर्डर शीट है, फॉर्मेट ऑफ इंडेक्स रजिस्ट्रार ही करेगा, फॉर्म 03 इंस्पेक्शन है, शेड्यूल ऑफ फीस है, मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस बिफोर द GST अपीलेट फॉर्म 5, ये तो समन आ गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज, ये तो ऑर्डर का डेट टाइम, ये नहीं आएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए ऑर्डर्स ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल आर फाइनल डिस्कस। हम लोग अभी आपके साथ क्या डिस्कस कर रहे थे? इनहेरेंट पावर्स। नथिंग इन दीज रूल्स शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल। व्हाट आर द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल इज नॉट डिफाइंड। ना अपीलेट ट्रिब्यूनल को भी पता। तो सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल IT80 दे सेड दैट दे हैव द इनहेरेंट पावर्स। अब याद कीजिए कुछ सेशंस हमने बोला है कि सपोज देयर इज अ लेट फाइलिंग ऑफ द अपील, आप अपीलेट अथॉरिटी के पास नहीं जा पाए, कमिश्नर अपील के पास नहीं जा पाए, अब नाउ यू आर गोइंग डायरेक्टली टू GST अपीलेट ट्रिब्यूनल। कैन GST अपीलेट ट्रिब्यूनल एडमिट दैट अपील और कैन नॉट एडमिट दैट अपील? नाउ वेदर दे हैव द पावर टू एडमिट दैट अपील और नॉट, तो वो सब पावर्स वी हैव टू सी इनहेरेंट पावर्स ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो इसके लिए IT80 में कुछ लिखा हुआ था। On question of the fact the appellate tribunal order is final and no appeal can be admitted by the High Court on question of fact. ये तो clear है। On question of law, appellate tribunal is a final order if no appeal has been filed against it to the High Court or Supreme Court. लेकिन अब देखिए, मान लीजिए वो जो to mitigate GST litigation, अगर डिपार्टमेंट से दैट वी विल नॉट गो फॉर अपील, क्योंकि अगर आप जीत जाते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल से तो डिपार्टमेंट कैन नॉट गो, डिपार्टमेंट के पास मेरिट होने के बाद भी नहीं जा सकता क्योंकि अमाउंट स्मॉल है। अपीलेट ट्रिब्यूनल कैन रेक्टिफाई ए मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड इन इट्स ऑर्डर पास बाय रेक्टिफिकेशन ऑर्डर। Appellate tribunal cannot review its order passed but can restore the appeal on a question of fact determined by the appellate tribunal or writ। ये भी नहीं है। Powers of the appellate tribunal, this view that the appellate tribunal has to confine itself to the issue arising out of the appeal before the appellate authority is not the correct view। रुक जाइए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। Suppose there are 5 grounds which are raised in DRC 07। आपने 3 ग्राउंड
अपीलेट अथॉरिटी कमिश्नर अपील में रेज किए, 2 ग्राउंड रेज नहीं किए। अब ये दो ग्राउंड जो आपने रेज नहीं किए थे कमिश्नर अपील में, क्या वो 2 ग्राउंड आप डायरेक्टली अपीलेट ट्राइब्यूनल में रेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो they have the inherent power to admit those grounds also. The SSC raised 4 grounds of appeal to the appellate tribunal. The appellate tribunal passed the order under section 113 on 3 grounds only and omitted to give his decision on the 4th ground. What is the remedy available to the SSC? Omission to render. अच्छा, ये mistake apparent from record, ये वाला देखते हैं. The view that the appellate tribunal has to confine itself to the issues arising out of the appeal before the appellate authority is not correct view, and the appellate tribunal has power to consider any ground raised by the taxpayer or by the department for the first time before the appellate tribunal, although it has not been raised before the first appellate authorities. याद रखिएगा, ये सब मैंने ITAT के पावर लिए हैं, लेकिन यहाँ GST-AT में क्या होगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तब पता लगेगा। इसके बारे में किसी को कुछ कहना हो तो प्लीज बताइए। एनीथिंग? ठीक है। कैलेंडर, द कैलेंडर ऑफ डेज ऑफ वर्किंग calendar in the year shall be as decided by president and the members of the appellate tribunal. Listing of cases. Any urgent matter filed before 12 noon shall be listed before the appellate tribunal on the following working day if it is complete in all respects as provided in these rules, and in exceptional cases it may be received after 12 noon but before 3 p.m. for listing on the following day with the specific permission of the appellate tribunal or the president. तो urgent matter next day list हो सकता है। Power to exempt, the appellate tribunal may on sufficient cause being shown exempt the parties from compliance with any requirement of these rules and may give such directions in matters of practice and procedure as it may consider just and expedient on application moved in this behalf to render substantial justice. इसके कोई एग्जांपल्स अगर किसी के पास है तो प्लीज दे दीजिए। Power to extend time, the appellate tribunal may extend the time appointed by these rules or fixed by any order for doing any act or taking any proceeding upon such terms, if any, as the justice of the case may require, and any extension may be ordered, although application for the same is not made until the expiry of the time appointed or allowed. Powers and the functions of the registrar. Now, he is the most important person. The registrar shall have the following powers and functions, namely, shall be responsible for day-to-day administration of the appellate tribunal, notify the procedure of filing appeal to the appellate tribunal, registration of appeals, petition and application and scrutiny thereof, receive applications for amendment of appeal or the petition or application or subsequent proceedings, receive application for fresh summons or notices and regarding services thereof, receive application for short date summons and notices, receive application for substituted service of summons and notices, receive application for seeking orders concerning the admission and inspection of documents, maintain records of proceedings and manage the registry, and such other incidental matter as the president may direct from time to time. Power of adjournment. All adjournment shall normally be sought before the concerned bench, and in extraordinary circumstances, the registrar may, if so directed by the appellate tribunal, in chambers at any time adjourn any matter and lay the same before the appellate tribunal in chambers. Delegation powers of the president. The president may assign or delegate to the vice president of state bench some of the functions required by these rules to be exercised by the president. The president may assign or delegate to a joint registrar or deputy registrar or assistant registrar or any other suitable officer all or some of the functions required by these rules to be exercised by the registrar. तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को डेलीगेट कर रहा है, प्रेसिडेंट जॉइंट डेप्यूटी एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार को डेलीगेट कर रहा है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट अपने पावर्स को डेलीगेट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये नहीं लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, आज हम लोग यहीं तक कर रहे हैं। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level.